आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़ाहद। कल 14 तारीख है, सबको बेसब्री से इंतज़ार है इस 14 तारीख का, क्योंकि कल आने हैं बिहार के नतीजे और ये पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। ये जो एग्ज़िट पोल का पूरा खेल किया जा रहा है, इसके ज़रिए जो एक तरह का मनोबल विपक्ष का गिराने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरह से एक पटकथा लिखने की पूरी कोशिश है कि देखिए एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर एक तरह की जो साजिशें इसके इर्द-गिर्द रची जा रही हैं, उसका एक-एक करके पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र समझने की भूल बिहार को ना की जाए, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं, वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चाहे हम वोटिंग से पहले की बात करें या फिर अब वोटिंग के बाद की हम बात करें, जिस तरह से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है और उसके बाद जो धांधलियां लगातार पकड़ी जा रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही गंभीर है और ये कहा जा रहा है कि इसकी पटकथा दरअसल दिल्ली से लिखी जा रही है ताकि आखिरी वक्त में चुनाव को मैनेज किया जा सके। शुरू से ही किया जा रहा है, ये इल्जाम है, लेकिन आखिरी जो चीज बची हुई है यानी कि जो काउंटिंग होनी है उसमें उससे पहले का खेल और उसके बाद का खेल जो है वो सब भी करने की कोशिश की जा रही है। कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ये वीडियोस हैं जो आरजेडी की तरफ से ही ट्वीट किए गए हैं। सासाराम में तो बाकायदा तौर पर बड़ा हंगामा देखने के लिए मिला क्योंकि वहां पर यह बताया गया कि ईवीएम से भरा जो ट्रक है, संदूक है, उसमें ईवीएम्स हैं और उससे भरा हुआ ट्रक जो है वो लाया गया है और उसके बाद जबरदस्त वहां पर हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि एसपी और डीएम को वहां पर आना पड़ा और उसके बाद उन्हें मीडिया से बात करनी पड़ी और बाकायदा तौर पर ये जो ट्रक है जिसमें बक्से थे, इन सबकी चेकिंग कराई गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की भी सीसीटीवी फुटेज आई है सामने, जहां पर कैमरे जो हैं वो बताया जा रहा है कई कई घंटे के लिए बंद बताए जा रहे हैं। पूरी तरीके से स्क्रीन जो है वो ब्लैक है और ये बताया जा रहा है कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी तरीके से ब्लैक है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरास जो है अलग अलग जगहों से देखने के लिए मिल रही हैं, जिसकी वीडियोस कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि देखिए कैसे जहां पर निगरानी है और जहां पर कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास, उनको कैसे ऑन एंड ऑफ किया जा रहा है और कई कई घंटे तक वो बंद बताए जा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे भी किसी तरह का कोई खेल करने की कोशिश की जा रही है? हालांकि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 14 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है और 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण समारोह करने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि अगर अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान पहुंचाने, हेराफेरी करने की कोशिश की गई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ये कहना है आरजेडी का। आरजेडी के पूर्व मंत्री हैं शिव चंद्र राम, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुन लीजिए आप जरा। पसंद करेंगे इसकी ते बिहार की आवाम, बिहार के गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित उसे भी चकनाचूर करने का काम करेगा। इसलिए गलत सलत आप प्रचार कर करके हमारी शक्ति को आप कमजोर नहीं कर सकते, हमारी ताकत को कमजोर। ये जो एग्जिट पोल आया है ये एनडीए के कमजोरी दर्शाता है और जिस तरीका के बिहार में हवा फैलाई जा रही है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान के अनुसार चुनाव हुआ है। बिहार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचारधारा पर महागठबंधन चुनाव लड़ने का काम किए और आज लोग तरह तरह के भ्रांतियां फैलाकर महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। 5 साल हम लोग क्षेत्र में सेवा करते हैं, 5 साल घूमते हैं। अब 5 साल घूमने के बाद हमें 5 साल के बाद एक जनता का सवाल जो है कम से कम सदन में उठाने का मौका मिले, इसके लिए काम करते हैं। और आज के डेट में क्या स्थिति बन गई है, आज लोग जो है दूरभाष पर, टेलीफोन पर, मोबाइल पर पदाधिकारी को वह जो है कि वो कहता है
कि हमारा बात और हमारा इशारा पर काम करो। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं रहेगा, ईंट से ईंट बजा देने का काम करेगा। वैसे पदाधिकारी जो हमारे साथ अन्याय करने का काम करेगा, बड़े लोगों का फोन का वह जो है कि फोन पर जो है कि हमको सताने की कोशिश करेगा, वैसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर हुए अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम उन पदाधिकारियों को सचेत करना चाहते हैं कि आप भी संभल जाइए कि ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान और ये शक्ति और ताकत को अगर कोई चकनाचूर करने की कोशिश की तो ये बिहार की आवाम, बिहार के गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित, उसे भी चकनाचूर करने का काम करेगा। इसलिए गलत सलत आप प्रचार कर करके हमारी शक्ति को आप कमजोर। तो आपने सुन लिया, यहाँ पर सीधे तौर पर अधिकारियों पदाधिकारियों सबके लिए यहाँ पर एक तरह की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के लीडर, और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर किसी भी तरीके से धांधली करने की कोशिश की गई। क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि वोटिंग जो है, जो काउंटिंग है, उसको स्लो किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, 2020 की भी अगर हम बात करें, तो सिर्फ 12,000 वोट कम थे महागठबंधन के, और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। और उसके बाद भी आपने देखा कि एनडीए ने सरकार बनाई, और ये तब भी इल्जाम लगाया गया था कि कई जगहों पर लाइट बंद कर दी गई, कई जगह पर काउंटिंग को स्लो कर दिया गया और चुनाव को मैनेज कर लिया गया और महागठबंधन से एक तरह से इसको छीन लिया गया। लेकिन इस बार इतिहास बिहार ने रचा है। इस बार जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, पहले चरण से ज्यादा दूसरे चरण में हुई है, बिहार के इतिहास में कभी इतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। ये साफ तौर पर बताती है कि बिहार बदलाव के लिए बिहार ने वोट किया है। लेकिन एग्जिट पोल के जरिए ये एक माहौल, आपको पता ही है, साजिशन ये क्रिएट किया जाता है। लोकसभा में देखा, हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा, ताकि बाद में या उससे पहले जो धांधली की गई हो उस पर पर्दा डाला जा सके और ये कहा जा सके कि देखिए तमाम एग्जिट पोल तो यही कहते हुए नजर आ रहे थे। तमाम तरह के विश्लेषक, नए नए विश्लेषक आपको टीवी चैनल्स पर नजर आएंगे और वो भी यही बताते हुए नजर आएंगे। एंकर्स तो हैं ही, आपको पता है, गुलाम की तरह वो काम करते हैं। लेकिन कल सुबह से ही आप डीवी लाइव पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए जानना जरूरी है कि असल में क्या खेल जो है वो किया जा रहा है। और इसीलिए आज का दिन, आज की रात कह सकते हैं कयामत की रात है, क्योंकि आज की रात स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर तरह का खेल है। एसआईआर है, इसके अलावा कैसे अधिकारियों के जरिए, पदाधिकारियों के जरिए, एजेंसीज के जरिए, ईवीएम्स के जरिए, स्ट्रॉन्ग रूम के जरिए, हर तरीके से बीजेपी ये चाहती है कि वो सत्ता में वापसी करे, क्योंकि अगर बिहार उनके पास से गया तो फिर केंद्र की सत्ता भी उनकी हिल जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज की रात कितनी महत्वपूर्ण है और जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह के मैसेज आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है, तेजस्वी की तरफ से दिया जा रहा है, ये आखिर कितना महत्वपूर्ण है और कल का दिन कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज किया जाए। और आप फिलहाल देख सकते हैं मेरे साथ फराज शकीब हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार से आते हैं, और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ सिद्धार्थ भी जुड़ जाएंगे। उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी और उनसे भी हम जानेंगे। फरा, आपका बहुत स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये शकीब कि ये जो कुछ हो रहा है, जो वीडियोस हम अभी दिखा रहे हैं, और जिस तरह के आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की धांधली अगर की गई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, क्या आपको ये लग रहा है कि आज की रात कयामत की रात है, खासतौर पर स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली के हवाले से, और अधिकारियों और पदाधिकारियों की जो बात की जा रही है, ये आखिर किस तरफ इशारा है? क्या आखिरी वक्त में भी स्लो काउंटिंग, स्लो प्रोसेस को स्लो कर देना, लाइट का बंद हो जाना, ये सब तो हमने देखा है, क्या ये सब भी हमें हाई वोल्टेज ड्रामा कल देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, ये तमाम जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं सामने, और हम लोग बार बार, कल हम लोगों ने ससाराम में से देखा है कि किस तरह से वीडियो आई है। स्ट्रांग रूम में एक पूरा ट्रक जो है वो अंदर जा रहा है ईवीएम को लेकर के। तो डेटा मैनिपुलेटिंग की या मैंडेट मैनिपुलेटिंग की कोशिश तो
जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। मैंडेट अगर जनादेश के मापदंड पर अगर उनको खुद को परखना हो, तो ये उसका अंदाजा उनको खुद भी हो चुका है कि हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। इसलिए वो तमाम साम दाम दंड भेद जिसके लिए वो कुख्यात हैं, वो अपनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी उनकी बौखलाहट ये भी है कि जिस तरह से जेडीयू की तरफ से लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको लेकर के भी इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद भी जो है, एक राज्य जो पाटलिपुत्रा का सिंहासन पर बैठने या उस सिंहासन को हासिल करने का इनको वो नहीं मिला है अभी तक, जनता ने इनको मौका नहीं दिया है। तो अब ये किसी भी तरह से उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने जितना प्रयास इनकी तरफ से होगा, उससे ज्यादा मुस्तैद महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी है, वो भी उन तमाम चीजों को मैन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, कहाँ क्या हो रहा है नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर थोड़ी देर के बाद एक नया खुलासा होता है कि कभी और जब हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि सराय रंजन में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है, उसके बाद कई जगहों से इस तरह की वीडियोस आई हैं कि वो वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। और अब सासाराम में तो खैर बिल्कुल इंतहा जिसको आप कह सकते हैं कि एक ट्रक पूरा अंदर दाखिल हो रहा है ईवीएम लेकर के। वो ईवीएम कौन सी थी, क्या वो ब्लैंक ईवीएम थी या उनमें डेटा भर के लाया गया था रिप्लेस करने के लिए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, खास करके जो लोग काउंटिंग टेबल पे जाने वाले हैं, उनको एक अलग तरीके से ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई है कि आपको किस तरह से ईवीएम को देखना है, उसकी सील को किस तरह से देखना है। जब ईवीएम अनलॉक की जाएगी आपके सामने में, उसका सीरियल नंबर है, वो उसको आपको टैली करना है। जो आपको दिया जा रहा है, मतलब जो आपको फॉर्म 17C दिया गया है, वो तमाम बूथों के फॉर्म 17C आपको दिए गए हैं, उससे आप टैली करिए। उसके बाद आप जो है वो ईवीएम खुलेगी आपके सामने में। और इसको लेकर के भी तैयारी है, और खास तौर पर मतगणना स्थलों पर महागठबंधन की तरफ से ज्यादा संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है। अंदर तो जाने की परमिशन सबको नहीं होती है, एक 50 मीटर या 100 मीटर का एक रेडियस होता है, उसके बाद आप अलाउड नहीं होते हैं वहां जाना। तो बहरहाल, लेकिन जो आसपास का क्षेत्र है, आप वहां जमा रहें, और किसी भी ऐसी आपात स्थिति में या किसी भी तरह से डेटा मैनिपुलेटिंग की अगर कोशिश हो जाती है, तो एक जन दबाव बनाने की कोशिश प्रशासन के ऊपर भी कि हमारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। और हम लोगों ने चूंकि अपनी आंखों से देखा है, पिछला चुनाव मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से हम लोगों को ये सूचना मिल गई थी कि आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश यादव वो जीत गए हैं, बाहर में लड्डू बट गए, आतिशबाजी लोगों ने छोड़ना शुरू कर दी, और उसके 1 घंटे के बाद जो है खबर मिलती है कि नहीं भाई, वो 1200 वोटों से हार गए। ये हमारी सीट पर हुआ है। वो जो हम लोग पिछले चुनाव के बारे में बार बार बात करते हैं कि 12-14 सीटों की इस तरह से रिगिंग की गई थी कि जो एकदम एंड मोमेंट में जाके उनका रिजल्ट पलट दिया गया था, उसमें एक हमारी भी सीट है, और हम लोग उसके चश्मदीद हैं कि किस तरह से लास्ट मोमेंट में जाकर के आपको बता दिया जाता है कि आप जीत गए, उसके बाद ये वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जहां पर बिल्कुल नैरो मार्जिन है, जहां पर फाइट बहुत क्लोज है। क्या वहीं पर ये सबसे बड़ा खेल होना है? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसको मैनिपुलेट करना इजी होगा जहां कहीं भी कांटे की टक्कर है या जहां कहीं भी मार्जिन जो है वो कम है। क्योंकि हमने देखा है लोकसभा चुनाव में 1 वोट से भी हार हुई है, तो वोट तो एक एक काउंट होता है। अगर माना 100, 500, 1000, 2000, 3000 का जहां पर मार्जिन है, वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ होंगी। बहुत सारी जगहों पर लोगों का अपना आकलन ये है कि ये सीट जो है ये एनडीए के हाथ से निकल चुकी है। जैसे सीवान की सीट है, जो वहां से मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, आमतौर पे लोगों में ये परसेप्शन बन गया है कि मंगल पांडे चुनाव हार गए हैं, तो वहां इसकी कोशिश कम की जाएगी। जैसे छपरा में ये बहुत स्पष्ट है, एकदम क्लियर तस्वीर साफ हो गई है कि वहां खेसारी लाल यादव जीत गए हैं चुनाव, तो वहां इसकी कोशिश कम होगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, लोगों को ये अपने अपने जो समर्थक हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहां ये खेल ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी। और खास करके उसको जरूर देखना होगा कि कौन लोग, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा 6-8 महीने से कम एडमिनिस्ट्रेशन पर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर रखा था, और तमाम जो है एआरओ ईआरओ की पोस्टिंग अपने हिसाब से की गई है। चुनाव की घोषणा से बिल्कुल जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई है उस दिन सुबह में तबादले हुए हैं 300 से ज्यादा अधिकारियों के। वो तमाम खेल चल रहा है, और सबसे ज्यादा जो तेजस्वी यादव ने एक बात लोगों के जहन में डाल दी है कि 68%
पोलिंग ऑब्जर्वर्स जो हैं वो दूसरे खास के बीजेपी रूल्ड स्टेट से बुलाए गए हैं, पुलिस पार्टी के जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो उसको लेकर के लोगों में एक बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है कि हमको उनको देखना है, क्यों आखिर इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोगों को खास के पुलिस बल को बुलाया गया। और अगर पुलिस बल को भी बुलाया गया तो आपने उन स्टेट से क्यों नहीं बुलाया जो बीजेपी रूल्ड नहीं है? आप बंगाल से भी बुला सकते थे, आप झारखंड से भी बुला सकते थे, आप कर्नाटका से भी बुला सकते थे, लेकिन आपने बुलाए हैं मध्य प्रदेश से, आपने बुलाए हैं गुजरात से। और गुजरात के तमाम ब्यूरोक्रेट्स हो या गुजरात को लेकर के यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है कि गुजरात वाले कोई अगर आ रहे हैं, किसी भी काम के लिए आ रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि वो अमित शाह और मोदी के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको प्लांट किया जा रहा है। गुजरात के ऑफिसर्स को लेकर के तो ये हवा बनी हुई है, तो इसलिए उन जगहों पर कोशिश कम की जाएगी जहां गुजरात से डिप्लॉयमेंट हुई है ऑफिसर्स की या पुलिस पार्टी की। बाकी देखते हैं फिर कल क्या होता है। जी, एक और लास्ट क्वेश्चन फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ कि ये जो कहा गया था कि कुछ मंत्री की किसी एक बहुत करीबी मंत्री की मुलाकात जो है वो लालू प्रसाद यादव से हुई, जेडीयू के किसी मंत्री की। क्या इस तरह की और कोई मुलाकातों की कोई खबर है? क्या अभी भी ये है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत है वो लगातार चल रही है और अमित शाह से बातचीत बंद है? कैन यू कंफर्म दैट? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ लालू जी से मुलाकात नहीं हुई है। आलोक मेहता और विजय चौधरी ये दोनों एक ही जिले के नेता हैं। आलोक मेहता आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और विजय चौधरी कहा जाता है कि नीतीश जी के भूंजा पार्टी के मेंबर्स हैं। उन दोनों की भी मुलाकात हुई है और जाहिर सी बात है दोनों अपने अपने नेताओं के मैसेजेस लेकर के ही मिले हैं एक दूसरे से। तो प्लान बी रेडी है, ये बात भाजपा को भी पता है कि प्लान बी रेडी है नीतीश जी का, धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। और खास के भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार जो है धक्का मुक्की करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। एनडीए में अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी तो वो जेडीयू होगी। एनडीए में अगर सबसे ज्यादा सीटें 101 दोनों चुनाव लड़ी हैं, लेकिन जेडीयू की सीटें बीजेपी से ज्यादा आएंगी, ये कंफर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता की वजह है, क्योंकि वो सरकार बनाना चाहती है लेकिन अपने दम पर बनाना चाहती है। उसको लग रहा है कि कुछ जेडीयू से तोड़े जाएं, कुछ जो एलजेपीआर है या फिर हम है, इस तरह से पार्टियों से कुछ अगर जीत के आ जाते हैं तो जोड़ तोड़ करके किसी तरह से सरकार बना ली जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। क्योंकि 101 पर अगर लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 100% भी जीत जाते हैं तो भी उन्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में बीजेपी की नैया ही सबसे ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है, और जो उसकी ख्वाहिश थी कि इस बार जेडीयू को वो खत्म कर दे और खुद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, वो लगता है कि उसका इस बार तो ख्वाब ही रहने जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर लग रहा है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और इसके अलावा दूसरी जो पार्टी है वो जेडीयू होने जा रही है। साफ तौर पे लग रहा है तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी होगी, और वो सीटों के हिसाब से भी आप ये देख ले कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, उससे भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सिद्धार्थ जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो वीडियोस आ रही हैं और आरजेडी के जो क्लेम्स हैं, इसको कल के हवाले से आप कितना डेंजरस देखते हैं और आज की रात को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? और कल का भी, कल 12 बजे तक लगभग हमें लगता है ये तस्वीर साफ होने लगेगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। कम से कम रुझानों में, कुछ नतीजों में तब्दील होने लगेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। छोटी छोटी क्योंकि विधानसभाएं होती हैं तो बहुत वक्त नहीं लगता लोकसभा की तरह, तो 12 से हो सकता है 1 बज जाए, लेकिन तब तक तस्वीर जो है आफ्टरनून तक साफ हो जाएगी। आपका आकलन? जी, क्रिकेट मैच में अगर सब लोग केवल बैट बॉल लेके पहुंच जाएं तब तो हम कह सकते हैं कि पहला इनिंग्स ऐसा होगा, दूसरा इनिंग्स ऐसा होगा। यहाँ पर तो कोई लाठी, कोई भाला, कोई बंदूक लेके पहुंच रहा है, तो वो तो क्रिकेट मैच थोड़े होगा। क्या होगा कल ये तो पता ही नहीं है। बिहार में जिस तरह से भाजपा का तंत्र छल बल डंके की चोट पर बिहार के लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहा है, यह पता लग रहा है कि बिहार में जो स्थिति है वो बहुत सामान्य नहीं है, काफी गंभीर है। जब आप सासाराम का दिखा रहे थे कि वहां पे रात में 3 बजे कोई गाड़ी जा रही थी ईवीएम के बक्से लेके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक अस्पताल और स्कूल के सामने तो सरकार की क्या कहते हैं आरटीओ के तरफ से एक बोर्ड लगा देता है कि यहाँ पर हॉर्न बजाने की मनाही है। अस्पताल और स्कूल रहता है, वहां पर लोग हॉर्न नहीं बजाते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस रोड पर चलते हैं उस रोड को बंद कर दिया जाता है दूसरे ट्रैफिक के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री जिस रोड पर चलते हैं और मुख्यमंत्री जिस रोड पर चलते हैं उसमें अगर ट्रैफिक बंद है, तो जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनने के वोट रखे हुए हैं वहां पर गाड़ी कैसे चल रही है भाई?
जहां पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुना जाएगा, वो लाखों लोगों का वोट वहां रखा हुआ है, वहां पर रात में 3 बजे गाड़ी कैसे चल रही है? तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक के अधीन तंत्र। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तंत्र के अधीन लोक। अगर तंत्र के अंडर में लोक आ गया तब तो फिर उसको लोकतंत्र नहीं कहेंगे, तब तो उसको तंत्र लोक कहेंगे। तो तंत्र लोक तो है नहीं, लोकतंत्र है। तो लोक अब ये धीरे धीरे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भारत में जो तंत्र है वो छल बल डंके की चोट पर लोक को काबू करने की कोशिश कर रहा है। लोक पर, और जिस दिन इस लोक के ऊपर तंत्र हावी हो गया, उस दिन हम आप नागरिक नहीं रहेंगे, नागरिक से प्रजा बन जाएंगे। नागरिक का मतलब होता है घर का सदस्य, प्रजा का मतलब होता है घर का कुत्ता। कुत्ता किसी भी प्रजाति का हो, मालिक पर ही निर्भर रहता है। तो भाजपा ये जानती है कि 2024 में भारत में 3 इकाइयां होती हैं। सरकार नाम की जो चीज, हम जिस चीज को सरकार बोलते हैं, वो सरकार 3 खंभों पे खड़ी रहती है। एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विधायिका के मामले में 240 की बैसाखी पर आ गई है। इसका मतलब उसके पास विधायिका में बहुमत नहीं है। न्यायपालिका में उसका कुछ कुछ उसकी दखल हो सकती है, लेकिन अभी तक न्यायपालिका में पूरी बहुमत नहीं है। तो भाजपा पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि कार्यपालिका को हाईजैक कर लिया जाए, जिसे तंत्र कहा जाता है। और तंत्र छल बल और डंके की चोट, कहीं छल करता है, कहीं बल करता है, और दोनों जहां चलता है वहां पर इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना ब्रेजन, जिसे कहते हैं डंके की चोट पर गलत काम करने की कोशिश करता है, ताकि किसी भी तरह से लोक को वो कंट्रोल कर ले। तो ये कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि तंत्र कितनी भी कोशिश करे, संख्या में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। तो तंत्र लोक अगर अपने आप को क्या कहते हैं डोमिनेट करना चाहता है, लोक चीजों को अपने हाथ में लेना चाहता है, तो थोड़ा बहुत उसको डिटेल्स जानना चाहिए। इंग्लिश में कहा जाता है डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स। तो थोड़ा सा डिटेल समझ जाना चाहिए। ये कोशिश तो कल बहुत होगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं सासाराम में जिस तरह से हुआ। सासाराम तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले एसआईआर किया, वो भी तो तंत्र लोक को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जिस तरह से सीट के समझौते हुए, जिसमें कि बीजेपी नीतीश कुमार को निपटने की कोशिश कर रही थी, वो भी वही बात है कि तंत्र लोक को काबू करने की कोशिश कर रहा है। आज कहीं पर सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है, कहीं पे भगवा मुरेठा पहन के कोई बीजेपी के सांसद दिल्ली से वोट करते हैं, यहां भी आके वोट कर रहे हैं। बेंगलोर से लेके आपको हरियाणा से लेके ट्रेनों में लोग जा रहे हैं और बिहार में वोट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से तंत्र लोक को काबू करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से फराह साहब ने कहा, वीवीपैट की पर्चियां अगर सड़क पे फेंकी हुई मिल रही है, इसका मतलब अंदर कोई दूसरा वीवीपैट की पर्ची पहुंच गई है। इसका मतलब फिर से तंत्र लोक काबू करने की कोशिश, लोक के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, अलग अलग जगहों पे अगर सीसीटीवी बंद हो गया है स्ट्रांग रूम का, इसका मतलब फिर से तंत्र जो है वो लोक के आंख में धूल झोंकने का कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा ध्यान में रखिएगा, तंत्र पूरा का पूरा लगा हुआ है। जिस तरह से फराह साहब ने कहा कि कोई पुलिस को बुला लिया है हरियाणा से और किसी ऑफिसर को बुला लिया है गुजरात से, इसका मतलब क्या है? ये तंत्र के ऊपर भाजपा का कब्जा है और बिहार के लोक को डोमिनेट करने के लिए, दबाने के लिए पूरी तरह से दबंगई चल रही है भाजपा के तंत्र की बिहार के लोगों के ऊपर। लेकिन लोक क्योंकि संख्या में बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, तो अगर लोग कुछ चीजों को, डिटेल्स को, कुछ विषयों को गंभीरता से समझ लेता है, कोई चीज किस प्रोसेस से चलती है, किसी भी चीज की एक प्रक्रिया होती है, चाय भी बनती है तो एक प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया के चाय नहीं बनती है। तो जब हम प्रक्रिया जान लेता है, लोग जब प्रक्रिया जान लेगा, तो तंत्र को उस प्रक्रिया के अंदर से बदमाशी करने का, आंख में धूल झोंकने की संभावना कम हो जाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, डीबी लाइव के दर्शक भी आप जी इससे पहले एग्जाम्पल कोट करें। सिद्धार्थ जी, एक सवाल, क्या कल का दिन आपको लग रहा है कि बहुत हंगामेदार होने जा रहा है? क्योंकि अभी से ही उसके आसार दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये भी लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह नहीं है, बल्कि एक तरह की टक्कर आप मान लें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह ही है और चप्पे चप्पे पर हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो टकराव और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब ऐसा लग रहा है कि कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। जीत किसकी होगी ये तो पता चलेगा ही, लेकिन ये सब कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है, ये भी साफ तौर पर लग रहा है। और हो सकता है कि ऐसा भी हो कि बहुत सारी जगहों पर हमें रात तक पता चले कि किसकी जीत हुई है। अगर
अगर चुनाव बहुत मार्जिन से कहीं पर हमें अटका हुआ, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, देखे हैं और ऐसा होता हुआ भी देखा है। देखिए, बात मार्जिन की नहीं है। कहीं पर भी अगर काउंटिंग के समय किसी भी तरह की धांधली विपक्ष पकड़ लेता है, विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी उम्मीदवार पकड़ लेता है, तो वहां पर काउंटिंग सस्पेंड हो जाती है कि जब तक वो समस्या का समाधान नहीं हो। तो अगर इस तरह की बहुत ज्यादा धांधली की होगी तंत्र ने, तब तो बहुत जगहों पर जो प्रत्याशियों के, उम्मीदवारों के जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, और जैसे ही ऑब्जेक्शन रेज करेंगे वहां पे काउंटिंग रुक जाती है, क्योंकि वो जब तक ऑब्जेक्शन का समस्या का समाधान नहीं होता। अब मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्शन रेज कैसे करते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने का सीधा तरीका है, जिस दिन चुनाव होते हैं, जिस दिन वोटिंग होती है, हर बूथ पर हर उम्मीदवार का कोई ना कोई एक इलेक्शन एजेंट होता है। वो इलेक्शन एजेंट का काम होता है सुबह 6:30 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले, मॉक पोल से पहले वो पोलिंग बूथ में चला जाए। दिन भर वो जब बैठता है, तो शाम में जब ईवीएम में वोटिंग खत्म हो जाती है और ईवीएम को सील किया जाता है, तो उस कैंडिडेट के पास भी, उस कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट के पास भी एक छोटी सी सील होती है, जो कि वो सील लगाता है, और उसके बाद उस पोलिंग बूथ का चुनाव अधिकारी फॉर्म 17C उसको देता है। फॉर्म 17C ऐसा होता है जिसमें कि उम्मीदवार के एजेंट को फॉर्म 17C में जितने वोटों की संख्या और ईवीएम का नंबर है, वही नंबर चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग में भी देता है। एक तरह की वो कार्बन कॉपी होती है। तो ये हर बूथ में हुआ होगा। तो अगर मान लीजिए एक विधानसभा है, तो 200 बूथ है, तो हर 200 बूथ से और 200 ईवीएम निकलेंगे, तो 200 ईवीएम में भी हर उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट का एक एक सील होगा और फॉर्म 17C होगा। ये हुआ होगा जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन। और कल जिस समय वोटिंग के समय ईवीएम खुलेगा, खुलने से पहले उसको सील को खोला जाएगा, उस समय हर उम्मीदवार काउंटिंग एजेंट होगा। वो काउंटिंग एजेंट के पास उनके उम्मीदवार का फॉर्म 17C वोटिंग के दिन का जो रहता है ना, वो हाथ में लेके जाएगा। तो उसको पता होता है कि बूथ नंबर 40 पर 873 वोट पड़े हैं। अब जी, और मेरे पार्टी के, मतलब मेरे एजेंट ने उस दिन साइन किया हुआ है, वो कागज उसके पास होता है। तो जिस समय वो ईवीएम खुलेगा, उस ईवीएम के अंदर से उस दिन वोटिंग के दिन उस बूथ एजेंट का, जो वोटिंग एजेंट का साइन का स्लिप होगा, वो भी निकलना चाहिए। उसके अंदर से उतने ही वोट निकलने चाहिए जितना लिखा हुआ है। तो ये चीज को टैली करना पड़ता है। तो अब आपको ये बताता हूं कि धांधली, आपने पूछा कि कहीं टाइट सीटों पे धांधली होगी या मार्जिन टाइट और लूज का नहीं होगा। जिस समय शाम में पोलिंग खत्म होती है, तो चुनाव अधिकारी जो हर बूथ में रहता है, उसको तो मालूम है कि इस बूथ में किस पार्टी का काउंटिंग एजेंट था और किस पार्टी का काउंटिंग एजेंट नहीं था। जरूरी नहीं कि हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट हर बूथ में बैठे। किसी कारण से आपकी ताकत नहीं है, आपका काउंटिंग एजेंट नहीं बैठ सका। किसी कारण से आपका काउंटिंग एजेंट सुबह में उठने में देर हो गई और जब तक बूथ में पहुंचा तब तक टाइम खत्म हो गया, तो आपका काउंटिंग एजेंट नहीं पहुंचा। तो मान लीजिए कि 200 बूथ में से 10 बूथ ऐसे हैं जिसमें कि विपक्ष का कोई भी काउंटिंग एजेंट वोटिंग के दिन नहीं पहुंचा था। इसका मतलब कल काउंटिंग के समय उन बूथों का जब बक्सा खुलेगा, उसमें ऑब्जेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई विपक्ष का आदमी उस दिन पोलिंग बूथ में था ही नहीं। तो ये जो ईवीएम की धांधली होती है, जिस तरह से फराह साहब ने कहा कि डाटा लोड करके दूसरा ईवीएम डाला जाता है, ये इसीलिए भी आश्चर्यजनक है कि अगर 11 तारीख को वोटिंग हो गई और 11 तारीख को वोटिंग होते ही रात में 12 बजते बजते आपने स्ट्रांग रूम में सारे ईवीएम के मशीन पहुंचा दिए, तो आपने 12 तारीख को गिनती क्यों नहीं की? 13 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 14 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप इतने दिन जब किसी चीज को अपने पास रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्योंकि वोटिंग अगर खत्म हो गई और आपके पास शाम में 7 बजे वोटिंग खत्म हुई, रात में 9 बजते बजते स्ट्रांग रूम में 10 बजते बजते सब ईवीएम आ गए, तो अगले दिन सुबह खोल लेते साहब। अगले दिन सुबह खोलने में क्या दिक्कत थी? तो ये जो ईवीएम रखा गया है, अब क्या होगा कि उस दिन से लेके, जिस दिन वोटिंग अंत हुआ उस दिन से लेके कल तक, मतलब काउंटिंग के दिन तक, तंत्र के पास ये जानकारी आ जाती है कि किस किस बूथ पर विपक्षी दलों के कोई भी पोलिंग एजेंट चुनाव के दिन नहीं थे। अब इसका मतलब है उन्होंने ईवीएम के अंदर किसी भी तरह की अगर धांधली की जाएगी, तो अगर धांधली है भी तो वहां पर काउंटिंग एजेंट के पास उस धांधली को प्रश्न उठाने का, उस पर ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है
कि चुनाव तभी लड़िए, कोई भी अगर राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल तो दूर की बात है, आप अगर सामान्य से उम्मीदवार भी हैं, तो जब तक आपको वोटिंग के दिन आपको हर बूथ पर बैठने के लिए अपना एजेंट नहीं है और आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धांधली अगर हो भी रही है आपके सामने, तो आपको उस पर सवाल उठाने का हक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जिस समय उस पर सवाल उठाना था, आप उस समय वहां पर थे ही नहीं। तो भाजपा की ओर से, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, ये तंत्र जो करेगा, कल जो तंत्र करेगा, तंत्र को अब पूरी तरह से पता है कि बिहार के 91,000 बूथों में किन किन बूथ पर विपक्ष के पोलिंग एजेंट चुनाव के दिन नहीं थे। 2 दिन चुनाव हुए थे, कुछ चुनाव 6 को हुए थे, कुछ चुनाव 11 को हुए थे। तो मान लीजिए 91,000 बूथ है और तंत्र को मालूम पड़ गया है कि उसमें से 5,000 या 6,000 ऐसे बूथ हैं पूरे बिहार में जिसमें विपक्ष का कोई भी काउंटिंग एजेंट चुनाव के दिन नहीं था। मैं चुनाव क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, एक बूथ की बात कर रहा हूं। उन बूथों के अंदर जितने भी ईवीएम हैं, उनको उन ईवीएमों के साथ अगर धांधली हो भी गई ना, तो कोई उस पर सवाल नहीं उठा पाएगा, कानूनी रूप से सवाल नहीं उठा पाएगा। तो ये जो धांधली अगर होगी तो इस तरह की होगी। तो हम आशा करते हैं कि जिस तरह से इस चुनाव में आरजेडी ने इस पूरे चुनाव को गंभीरता से लिया है, एक तो 6 तारीख और 11 तारीख को पोलिंग के दिन उनके ज्यादातर एजेंट, मतलब पोलिंग एजेंट हर बूथ में रहे हों, और वो अगर हर बूथ में उस दिन थे तो कल सुबह तो ये लोग धांधली नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिन बूथों पर वो नहीं थे उस बूथों पर कुछ धांधली होने की संभावना है, लेकिन अगर ज्यादातर बूथों पर आरजेडी ने अपने पोलिंग एजेंट 6 और 11 तारीख को बिठा दिए थे, उनके पास फॉर्म 17C है, तो वो फॉर्म 17C एक तरह से पत्थर की लकीर हो गई है। उन ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। छेड़छाड़ करने जाएंगे, काउंटिंग के समय उसी समय वो ऑब्जेक्शन रेज कर देगा, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, वो फंस जाएंगे वहां पर। मेरे ख्याल से तंत्र भी ये जानता है कि वो ऐसी जगह पर धांधली नहीं करेगा जहां वो फंसे, वो ऐसी जगह पर धांधली करने की कोशिश करेगा जहां पर वो नहीं फंसे। तो यहां पर देखने लायक ये बात होगी कि जिन जिन बूथों पर विपक्ष के उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट 6 और 11 तारीख को नहीं बैठे थे, वहां पर काउंटिंग क्या होगा, वहां के ईवीएम से क्या कौन सा निकलेगा, ये देखने की बात है। लेकिन अगर ईवीएम ज्यादातर जगहों पे आरजेडी के पोलिंग एजेंट 6 और 11 तारीख को बैठे हुए थे और शाम में उन्होंने फॉर्म 17C ले लिया है, तो कल काउंटिंग में बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं, धांधली होने की संभावना नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि हमेशा ध्यान में, और कल के नतीजे के बारे में मैं अभी बता देता हूं। एक तो स्पष्ट कर लीजिए, भाजपा या भाजपा की सरकार या भाजपा का सीएम बिहार में नहीं बन रहा है। बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों को अपने आप में पूरा बहुमत होगा और राष्ट्रीय दलों को बहुमत नहीं होगा। और क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में हमेशा जो संबंध होता है वो कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होता। क्षेत्रीय दल अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे होते हैं, वो कभी इसके साथ भी रहते हैं और कभी उसके साथ भी रहते हैं। डीएमके एक पार्टी है, किसी समय वो वाजपेयी जी के साथ भी थी, आज मोदी के खिलाफ भी है। एक शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, कभी वो बीजेपी के साथ भी थे, आज बीजेपी के विरुद्ध भी है। नीतीश कुमार खुद है, वो एनडीए में भी थे और कभी यूपीए में भी थे। तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो किसी भी दूसरी राष्ट्रीय दल के साथ किसी सैद्धांतिक रूप से नहीं होते, वो अपनी अस्मिता बचाने के लिए होते हैं। और कल चुनाव जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होगा, आप एक घड़ी के लिए उसको एनडीए और यूपीए, मतलब एनडीए और एमजीबी महागठबंधन के रूप में देखना अगर छोड़ दीजिए, पार्टियों की संख्या देखेंगे तो मैं आपको कहता हूं क्षेत्रीय दल बहुत आराम से सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजते बजते जब तक आपका ट्रेंड नहीं आएगा ना, उससे पहले आपको पता लग जाएगा कि क्षेत्रीय दलों को 123 से ज्यादा सीट आ रही है और राष्ट्रीय दलों को 123 से कम आ रही है। इतना तो पक्का ही है। जी, ओके। महत्वपूर्ण बातें और टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया, और जो लोग सुन रहे हैं अभी, दर्शक जो हजारों की तादाद में, उनको भी अंदाजा हो रहा होगा कि कल क्या हो सकता है और किस तरह से टेक्निकली उसको कैसे हैंडल करना, ये सब भी उनकी समझ में आया होगा। सवाल मेरा ये शाकिब जी की, क्या ये जो कुछ हो रहा है, आरजेडी की मुस्तैदी क्या बीजेपी की मुसीबत बन रही है? और खासतौर पर जिस तरह से अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि अगर इस तरह की मुस्तैदी है और इस तरह से उसके एजेंट्स और तमाम जगहों पर अगर हैं, तो फिर ऐसी धांधली करना मुश्किल होगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि आरजेडी की जो मुस्तैदी है और लगातार सोशल मीडिया पर हर जगह वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, यही बीजेपी की मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि
कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ढीले पड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन वही क्षेत्रीय पार्टियां उनके लिए सिर्फ वो ही राज्य है और वही राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करो या मरो है उनके लिए। देखिए मिश्रा जी, मैं अभी सिद्धार्थ भाई ने बहुत खोल के बहुत टेक्निकली तमाम चीजें टीपी लाइव के दर्शकों को बताई हैं। उसमें ये भी होता है कि आपको जो फॉर्म 17C मिलता है उसमें आपका जो ईवीएम की जो सीरियल नंबर होती है वो उसमें मेंशन होता है, और आपके फॉर्म 17C से टैली करके ही वो ईवीएम जो है आपके 17C पर जो ईवीएम सीरियल मेंशन है वही ईवीएम आपके सामने अनलॉक की जाएगी। उस सीरियल में भी अगर आप देख लें कि आपके फॉर्म 17C पर आपके एग्जैक्टली मान लीजिए मिसाल के तौर पर बूथ नंबर 25 की फॉर्म 17C है और उस पर ईवीएम का सीरियल नंबर ये XYZ2 है, और ईवीएम आपके सामने बूथ नंबर 25 की कोई और खोली जा रही है, तो वहां पर भी क्वेश्चन रेज आप कर सकते हैं। ये इसलिए इस बार जो महागठबंधन ने खास करके आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दिया और मुस्तैद रहने के लिए भी कहा था। 24 घंटे आरजेडी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे शिफ्ट वाइज जैसे ड्यूटी लगती है उस तरह से शिफ्ट बना करके आरजेडी के कार्यकर्ता बूथों पर रात रात भर, चूंकि अंदर तो जाना अलाउड होता नहीं है ना, वो गेट पर कम से कम ऐसी जगह पर है कि जहां बाउंड्रीज है, पीछे की बाउंड्री है या एंट्रेंस गेट है या साइड में कोई छोटा सा एग्जिट एंट्रेंस गेट है, वैसी वैसे पोजीशंस पर आरजेडी के कार्यकर्ता रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। पूरा पूरा दिन पहरेदारी का, ऐसा नहीं कि रात को पहरेदारी करके वो दिन में आ जा रहे हैं, दिन में कोई और बैठ रहा है, रात में कोई और बैठ रहा है। तो इस तरह से एकदम मुस्तैदी के साथ लोगों को जो है वो कहा गया है कि आप स्ट्रांग रूम की चौकीदारी कीजिए, ऐसे चौकीदारी कीजिए कि जैसे आपके घर की ज्वेलरी रखी है अंदर, उस तरह से आप उसकी चौकीदारी कीजिए। और बहुत ज्यादा, और यही वजह है कि ये तमाम चीजें पकड़ में आ रही हैं। अगर कल आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं होते तो क्या पता जो ईवीएम का ट्रक जो घुस रहा था वो आराम से जाकर के ईवीएम बदल करके वहां से निकल सकता था। और अभी जो सिद्धार्थ भाई ने एक बुनियादी सवाल उठाया है कि जब आप स्ट्रांग रूम बनाते हैं, जब आप वहां पर किसी आम आदमी को परमिशन बंद कर देते हैं, आप ऑप्शनल रूट दे देते हैं ट्रैफिक के लिए, उस पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है। और हम हमारे घर के बहुत 1 किलोमीटर भी नहीं है हमारे घर से जो स्ट्रांग रूम है, मुझे लगता है आधा किलोमीटर होगा। हम लोग देखते हैं कि उस पूरे रूट को जब तक काउंटिंग नहीं होती है ईवीएम में, जब ईवीएम जब स्ट्रांग रूम में आ जाती है और टिल काउंटिंग वो पूरा रूट बंद कर दिया जाता है, उसमें आम आदमी का एंट्रेंस बंद कर दिया जाता है। ऑफिसर्स जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो अपनी आईडी दिखा करके अंदर जाते हैं या उनकी गाड़ी पे जो लिखा होता है उससे उनको एंट्रेंस मिलता है। आम आदमी की पहुंच वहां तक नहीं होती है, उसके लिए दूसरा रास्ता बताया जाता है। तो उसके बावजूद अगर कोई ट्रक लेके जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये गलती से ट्रक उसमें घुस गया? तो आपकी सिक्योरिटी जो खड़ी है वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके, वो सिक्योरिटी कैसे कर? और सबसे बड़ी बात है कि वो रास्ता ओपन नहीं होता है, जहां से भी वो मिलता है उस सब में बांस बल्ली की बैरिकेडिंग लगाई हुई होती है। बांस जब तक कोई उठाएगा नहीं, उसकी बैरिकेडिंग नहीं हटाएगा, गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती है। ऑफिसर्स भी आते हैं तो वो बैरिकेड के पास रुकते हैं, बैरिकेड खोला जाता है तब उनकी गाड़ी अंदर जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपने इंटेंशनली जो है कुछ करने की कोशिश की थी, जिसको महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया है। और ये तमाम चीजें, चूंकि पिछला चुनाव, एक कहते हैं ना कि दूध का छला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो चूंकि पिछले चुनाव में 12-15 सीटों पर यह मामला हो चुका है कि आपके उम्मीदवारों को जीता, मतलब वो बता दिया गया कि आप जीत गए, और उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद आपका पूरा का पूरा नतीजा पलट जाता है, कहीं फोन आ जाता है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि नहीं, आप हार गए हैं। ये सारा खेल चूंकि आरजेडी ने देखा हुआ है अपनी आंखों से। कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट को बता दिया गया है कि आप जीत गए, इतने वोट से जीत गए हैं, और 1 घंटे बाद उसको बताया गया कि नहीं, आप 1000 वोट से हार गए हैं, आप 1200 वोट से हार गए हैं। तो इसलिए इस बार जो है आरजेडी ने कोई रिस्क नहीं लिया है, महागठबंधन ने कोई रिस्क नहीं लिया। और आप बिल्कुल सही कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उतने मुस्तैद नहीं है जितने महागठबंधन के कार्यकर्ता, मतलब आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता खास करके, वो अपने मैंडेट की रखवाली कर रहे हैं। और कल काउंटिंग एजेंट्स भी वैसे लोगों को बनाया गया है जो टेक्निकलिटी को समझते हैं, जैसे सिद्धार्थ भाई है, उनको ये पता है कि फॉर्म 17C को कैसे हमको टैली करना है, क्या क्या चीजें हमको ईवीएम जब आपके टेबल पर आएंगी, काउंटिंग टेबल पर वो अनलॉक होंगी, उससे पहले क्या क्या चीजें आपको वेरी कर लेनी है अपने फॉर्म 17C से और उस ईवीएम से। उसका सीरियल मेंशन कर लेना है, उसमें कुल वोट जो है वो उसको एक बार देख लेना है कि इतने वोट है इसमें, फॉर्म 17C पर मेंशन है 782 वोट मान लीजिए है, और ईवीएम में 1100 वोट निकल रहा है, तो आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं कि बूथ नंबर इतने की इस सीरियल नंबर की ईवीएम में फॉर्म 17C के अकॉर्डिंग 782 वोट है, लेकिन ईवीएम जब खुल रही है तो उसमें 1200 वोट आ रहे हैं। तो आप वहां पर फौरन से एकदम क्लेम कर सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वोट है ये कैसे आ गए अंदर।
तो ये तमाम चीजें जी हैं, इसलिए उनको भी ये और ट्रेनिंग एक दी और गई है सचिव बहुत। साहब एक और बात की और सबसे लोगों के जहन में सबसे सबसे जी इंटरेस्टिंग जो है हाँ शायद मैं बता दे रहा हूँ, जिन जी जिन काउंटिंग एजेंट्स को अंदर भेजा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन काउंटिंग एजेंट्स को हम्म, अंदर भेजा जा रहा है वो डरपोक नहीं है। वो सबसे एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि वो डेयरिंग हो, वो ऑफिसर से डरे नहीं। अगर गलत है तो गलत है, सामने उसके डीएम ही क्यों ना बैठा हो, वो रेसिस्ट करे। वो ये नहीं कि डीएम धौंस दिखा दे, आंख दिखा दे तो वो खामोश होकर बैठ जाए। तो वैसे ही लोगों को चुन चुन करके काउंटिंग एजेंट बनाया गया है। हम मेरे पास भी फोन आया था, लेकिन मैंने माजरत किया कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बैठना है पूरे दिन कई अलग अलग चैनल्स पर। तो हम और अंदर जाने का मतलब, एक बार अगर आप अंदर चले गए तो फिर आप पैक हो गए, फिर आप ना फोन यूज कर सकते हैं, मतलब फिर आपको पानी के लिए भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि कोई प्यून लाके आपको पानी पिला दे, अदरवाइज आप तो चाय और पानी के लिए भी वो हो जाते हैं। तो इसलिए दबंग लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और चुन चुन करके भेजा जा रहा है, जो दबंग है इस सेंस में कि वो डरे नहीं, वो ऑफिसर से रेसिस्ट करे, बात करे, ये है इस तरह के लोग। बिल्कुल तो तो इसलिए इनडायरेक्टली बहुत आप ये मुश्किल बता है रहे इस हैं कि बार आप इस बार दबंग इनका। हैं लेकिन मेरा मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आरिफ मोहम्मद खान हैं उनके रोल को आप किस तरह से आप देख रहे हैं, देखिए, क्योंकि उनकी चर्चा भी बड़ी सबसे हो बड़ा रही रोल है उन्हीं का कि होगा। उनका असली काम तो अभी आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा खेल वही होना है। सबसे बड़ा खेल जो होगा वो राजभवन से ही होगा, और वो राजभवन से अगर कोई खेल होगा तो वो भाजपा के पक्ष में होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान साहब, हालांकि बहुत सारे लोग जो है उनको लेकर के वो रहते हैं भाई, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, वो बयानों को लेकर के वो तमाम चीजें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां तक आरिफ साहब को मैं जानता हूं, वो उनकी अपनी निजी जिंदगी जैसे भी हो, वो बहुत काम एंड क्वाइट आदमी है, मतलब संवेदनशील आदमी है। अब ये तमाम चूंकि उनकी मजबूरी है भाई, उनको राजभवन में रखा ही गया है इसी के लिए कि आप हमारे काम को आसान करिए, नहीं तो एक इतने अलग बात है। मजबूर नहीं है वो, लेकिन इतने मजबूर नहीं है वो, अब जाहिर सी देखिए, बात है कि मजबूर इस उन्हें चीज से अगर मैं उन्हें अगर मलाई दी गई आप है तो उनके उनको काम भी उनका डिसाइड करके उनको दिया गया होगा, तो मजबूर तो वो नहीं है। खैर ऑब्वियसली मैं ये नहीं, इस बात मजबूर से इस जी सेंस में नहीं जी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मजबूर नहीं, मतलब आप उसको मौका परस्त बोल सकती हैं। अगर वो हाँ अगर उनको ये होता तो वो एक स्टैंड ले सकते थे कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और आप चूंकि इसलिए बेहतर जानती होंगी, अलीग वाले सब उनको जानते हैं, जो एमयू अलुमनाइज हैं वो उनको जानते हैं, तो इसलिए जी आप शायद जानती हो, बिल्कुल हमारे यहाँ के एक हैं एनडीटीवी के, एक बिजनेस हेड हैं, आप ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा आपको, उनसे उनके बड़े घरेलू ताल्लुकात हैं। अरफा आपा तो जानती हैं उनको। जी 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 बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये तमाम चीजें तो है ही, और जाहिर सी बात है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये तमाम जो गवर्नर के रोल हैं, क्योंकि हमने और तमाम जगहों पर देखे हैं। सिद्धार्थ जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर एक डेफिनेट मैंडेट आ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर कोई खेल ही नहीं है, फिर तो आपको बुलाना ही पड़ेगा जब नंबर्स ही नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि किसी के पास डेफिनेट नंबर नहीं है और किसी ना किसी तोड़ जोड़ की जरूरत पड़ती है, तो क्या फिर आपको लगता है कि फिर सबसे महत्वपूर्ण जगह हो जाती है राजभवन, गवर्नर्स हाउस? देखिए, भाजपा इस चुनाव में उसने जेडीयू को कम सीटें दी, हमें पता है, ध्यान में रखा। इससे पहले जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ती थी। दूसरी बात है, जेडीयू का पूरा कैंपेन भाजपा ने हाईजैक किया। तीसरी बात है कि नीतीश कुमार को निपटने की पूरी कोशिश की। इसका एकमात्र कारण यह है, अभी तक तो चुनाव का माहौल था इसलिए हम इस बात को नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब हम बता पा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें नहीं बताना, समय से पहले नहीं बताना चाहिए। तो जब आप समय से पहले कोई चीज को नहीं बताते हैं और समय आने पर ही बताना होता है, उसका मूल उद्देश्य भाजपा का यह है कि एनडीए के अंदर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वो उभर जाए, जेडीयू को बहुत कम सीटें आए, जेडीयू इतनी निपट जाए कि जेडीयू 50 के अंदर रहे और भाजपा जेडीयू से ज्यादा सीटें आ जाए, ताकि फिर वो संवैधानिक रूप से गवर्नर के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर यह दबाव लाए कि नियम के अनुसार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आपको निमंत्रण देना होगा